Assalamualaikum students, I hope you will be fine with great and good health. Today the topic of under discussion is that chapter number 7 electrochemistry. ये आपका रिवीजन चैप्टर है, हम रिवाइज कर रहे हैं इसको. आप इसको जो है वो अपनी बुक खोलें बच्चों, इसको जो है वो देखें, समझें और पढ़ना शुरू करें और याद करें, ठीक है, ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी हो सके. चलिए स्टार्ट करते हैं. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस की आपस में जो रिलेशनशिप है उसको जो है वो डिस्कस करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी हम जो है वो देंगे तो केमिकल रिएक्शन क्या होगा, अगर नहीं देंगे तो केमिकल रिएक्शन क्या होगा. इस तरह ये हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ऑक्सीडेशन कहाँ होती है, रिडक्शन कहाँ होती है, कैसे होती है, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन से होते हैं, गैल्वेनिक सेल कौन से होते हैं, नेल सेल्स एंड कौन से होते हैं, ठीक है. तो ये सब कुछ हम देखते हैं. कोरोजन क्या होता है, ये सब कुछ हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं. चले हमने समझ ली कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है. अब हम ये देखते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, एक होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होते हैं जो कि खुद ब खुद हो जाते हैं, उनको किसी भी एक्सटर्नल एजेंट, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती. और एक होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होते हैं जिनको जो है वो एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, वो खुद ब खुद नहीं होते. तो अगर हम देखें तो मैं आपको बताऊं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं. नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. क्या होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस. हमें उसको शुरू कराने के लिए एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत होती है जो कि इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है. और जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं ना वो खुद ब खुद हो जाती है, यानी कि गैल्वेनिक सेल अगर हम कह लें तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, ठीक है. अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन किसे कहते हैं, क्या होती हैं ऑक्सीडेशन और क्या होता है रिडक्शन. ऑक्सीडेशन जो है वो इज़ डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये तीन है, यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. तीन बातें हैं आपने याद रखनी है ऑक्सीडेशन में. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज, ठीक है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके दरमियान में जो ऑक्सीजन की एडिशन, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का जो है वो रिमूव हो जाना, यानी कि निकल जाना, और जो है वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का भी निकल जाना, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन. और रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. इसको हम कहते हैं रिडक्शन. अब इन दोनों को अगर हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों को मिलाएं तो हम इसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. और जहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है वहाँ पर रिडक्शन लाजमी होती है, ठीक है. कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अगर एक तरफ रिडक्शन हो रही है तो दूसरी तरफ ऑक्सीडेशन लाजमी हो रही है. उसने एक एग्जांपल दी है, अगर हम उसको देखें तो यहाँ पर हमारे पास जिंक ऑक्साइड है और यहाँ पर हमारे पास कार्बन है. जिंक ऑक्साइड जो है वो अपना ऑक्सीजन रिमूव करता है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगी, तो इट्स मीन ये क्या है, रिडक्शन है, ठीक है. यहाँ पर जिंक रह जाता है अकेला. अब ये कार्बन इस जो है जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को अपने अंदर ऐड कर लेता है, एडिशन हो जाती है कार्बन के अंदर ऑक्सीजन की, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है इसमें, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी तो यहाँ आ गया ऑक्सीडेशन. ये देखिए एक पूरा केमिकल रिएक्शन है जहाँ पर एक तरफ रिडक्शन हो रही है तो दूसरी तरफ ऑक्सीडेशन भी हो रही है, ठीक है. लेट अस अनदर एग्जांपल, एक और है जिसमें रिमूवल ऑफ रही है हाइड्रोजन की, और जो है वो इसमें तो उसने ऑक्सीजन की रिमूवल और जो है वो एडिशन के बारे में बताया ना कि अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगी तो रिडक्शन है, अगर रिमूवल ऑफ जो है वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन हो तो वो ऑक्सीडेशन है. लेकिन वो एक और एग्जांपल में उसने जो है वो बताया है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के लिहाज से तीन बातें ना. तो उस तरह हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसमें से ये हाइड्रोजन सल्फाइड इस हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ पर सल्फर रह गया. ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन को गेन कर लेगा, ऐड कर लेगा. जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी तो इट्स मीन ये रिडक्शन हो गई. इस तरह ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है. तो कहता है केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोसेस आर कॉल्ड इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और रिडॉक्स रिएक्शन भी हम इसको कहते हैं, जिसमें दोनों तरह के रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी. अगर आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखें तब भी आपको ये पता लग जाएगा कि हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन जिसमें नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिमूव हो जाती हैं, लॉस हो जाती हैं, और रिडक्शन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया जाता है. तो उसने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हुई है जिंक, ठीक है. जिंक जो है वो क्या हो गई,
सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन जब वो जो है वो एक्वस सोल्यूशन में जाएगी तो वो आयनाइज हो जाएगी, ठीक है। देखिए जिंक है हमारे पास, जिंक जो है वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में एक्वस सोल्यूशन में जाएगी तो वो आयनाइज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर जिंक को देखें तो एडिशन जो है ऑक्सीडेशन क्या है, इसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और एन आयन, आयन और एटम में से इलेक्ट्रॉन को अगर लॉस हो जाता है यानी कि रिमूवल हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो गई। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है जिंक, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, ठीक है, रिमूव कर दिया, यहाँ पर हो गई उसकी ऑक्सीडेशन। अगर हम आयरन को देखें Fe+2 तो Fe+3 बन जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाता है। तो इस तरह ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ये भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, ये भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रिडक्शन इज ए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और एन आयन, आयन और एटम का इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेने के प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। तो हमारे पास हाइड्रोजन है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड किया और H2 मॉलिक्यूल बन गया। अगर क्लोरीन है, उसने भी 2 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड कर दिया तो क्लोराइड आयन बन गया। तो ये हमारे पास क्या है, इनमें क्या हो रही है, रिडक्शन यानी कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीडेशन। यहाँ पे अगर हम जो है ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन लिखें तो हमारे पास जिंक है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो H पॉजिटिव है, Zn+2 और H2, ठीक है। यहाँ पर इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और इसकी क्या होगी, रिडक्शन। इस तरह अगर आप और एक जो है वो सिंपली आपको ये बहुत ज़्यादा जो है वो जानते हैं इसको कि NaCl क्या है, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव यानी कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, और क्लोरीन की क्या होती है, रिडक्शन, और वो क्लोराइड आयन में चेंज हो जाता है, ठीक है, कि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है। ये देखें यहाँ पर जो है वो सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर लिया है, और यहाँ पर ये जो है वो रिडक्शन कर रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोराइड आयन बना रहा है। बच्चों ये सारी इंग्लिश में भी यही बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है एक और एग्जांपल है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखें, अगर उसने जो है वो दूसरी तरह भी बताया यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीडेशन, सोडियम पॉजिटिव बन जाता है और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है फ्रॉम द सोडियम, तो हमारे पास क्लोराइड बन जाता है, ये NaCl हो गया। अगर आप यहाँ पर एक था ना, एक एटम था सोडियम का, अब यहाँ पे 2 एटम्स हैं सोडियम के, तो इसमें लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इट्स मीन कि यहाँ पर जो है वो 2 सोडियम है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, और क्लोरीन उन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन करके जो है वो 2 क्लोरीन के जो है 2 क्लोराइड आयन बना लेगा। तो इस तरह इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 2 NaCl बनते हैं। तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि जो अगर इन्होंने तीनों फॉर्म्स में बताया, एक होती है ऑक्सीडेशन जिसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होती है ऑक्सीडेशन। उन्होंने इन तीनों को जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया। और रिडक्शन में होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रिडक्शन है। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है आपका कि आप ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बताएं, तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों आ जाता है, आपने उसकी एक एग्जांपल लिख देनी है। यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों में ये एग्जांपल भी लिख सकते हैं। अगर ऑक्सीडेशन है तो आप ये एग्जाम्पल एक ये लिख लें, और रिडक्शन में एग्जाम्पल ये लिख लें, ठीक है। एग्जाम्पल मस्ट है बच्चों। तो अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप अगर ये भी लिखते तो ये भी सही है कि इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी आप एग्जांपल उसमें लिख सकते हैं क्योंकि डेफिनेशन आती है एडिशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब अगर जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में अगर आपको वो कहता है कि आप इसमें डिफरेंस बताएं, तब भी आप इसमें ये वाला डिफरेंस भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या डिफरेंस है। अब हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है कि ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के जो रूल्स हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है, उसके कौन से रूल्स हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर इज द apparent charge assigned to an atom of an element in a molecule or in an ion। एक आयन, एक मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट के एटम्स हैं उनके ऊपर जो apparent चार्ज होता है, apparent चार्ज यानी कि उस पर ऊपर जो ज़ाहरी चार्ज है वो जो असाइन किया रहता है उसको हम कहते हैं उसकी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन भी स्टेट भी हम कहते हैं। आपने वैलेंसी के बारे में पढ़ा होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो गए हैं या शेयर हो गए हैं या गेन होते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये उसकी वैलेंसी है। यानी कि अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात करें तो हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 है क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रॉन +1 एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, ठीक है, और क्लोरीन की -1 है, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। तो इस तरह, और इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो उसका अपीरेंट चार्ज भी है कि इसी
किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हम कह लें तो यहाँ पर HCl एक पूरा मॉलिक्यूल है, तो HCl में जो है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन, इस पूरे मॉलिक्यूल पर जो अपेरेंट चार्ज है हम उसको कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। रूल्स अगर हम देख लें, हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो अगर सारे एलिमेंट्स हैं वो फ्री फॉर्म में, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0। ठीक है, उसने किसी के साथ रिएक्ट किया ही नहीं, लूज़ किए, गेन किए, शेयर किए, कुछ नहीं किया, इट्स मीन वो 0 है। अगर हम जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आयन का वो कंसिस्टिंग होता है एक सिंगल एलिमेंट पर, और वो उसके ऊपर जो है वो कहते हैं सेम होता है एज द चार्ज ऑन किसी एक आयन पर जितना चार्ज है उसका। अब उसने कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर भी बताए हुए हैं कि जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में उसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ग्रुप 1 है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। ग्रुप 2 का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2। जितना नंबर ऑफ ग्रुप होगा उतने ही उसके नंबर आउटर मोशन में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उसकी उतनी ही नंबर ऑफ चार्ज भी उसका उतना ही तकरीबन होगा। ठीक है, लेकिन अगर +1 है तो अगर हमारे पास अल्कली मेटल्स है और पहले ग्रुप है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और अल्कली मेटल्स, ठीक है ना, तो इसमें +1 है। सोडियम है उसका भी +1 होता है। ठीक है, तो इस तरह ये है। लेकिन अगर हम जो है वैलेंस की बात करें तो उसका जो है वो फ्लोरीन है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरह। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल इट्स कंपाउंड्स इस ये +1 है, बट अगर हम मेटल हाइड्राइड में देखें तो ये -1 आ जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल इट्स कंपोनेंट, अगर हम देखें ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ऑक्सीजन का सारे कंपाउंड में वो -2 होता है, लेकिन अगर हम परऑक्साइड में देखें तो वो -1 होता है, और अगर OF2 में देखें तो वो +2 होता है। अगर वो कहते हैं कोई भी सब्सटेंस है वो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ही उसकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में देखें तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है सारे एलिमेंट्स का उसका अलजेब्रिक सम जो है वो 0 होगा। ठीक है, तो अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स के जो ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्रिक सम है वो क्या होगा? 0 होगा। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में इस पर कोई चार्ज नहीं है, और अगर आयन में देखें तो इसमें भी यही बात की है कि जो अलजेब्रिक सम है ऑक्सीडेशन नंबर वो इक्वल होगा उसके आयन के चार्ज पर, जितना उसके आयन में चार्ज होगा उस पर। ठीक है, आगे है बच्चों, ये आ जाते हैं, ये ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता बच्चों, ये उसके आपको रूल्स बताए जाते हैं, तो आके आप जो है वो फाइंड आउट कर सको ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी मॉलिक्यूल का। उसने जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो नाइट्रोजन का निकालना है इस HNO3 में से, यानी कि नाइट्रिक एसिड में से। जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसने बताया भी हुआ है कि हाइड्रोजन का +1 है और ऑक्सीजन का -2 है। अगर हम अप्लाई करें एक फार्मूला तो हमारे पास क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड +3। ये वाला हाइड्रोजन क्या हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन हमने फाइंड आउट करना है, ये वाला 3, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जो है वो ऑक्सीजन -2 उसने दिया हुआ है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। फिर हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया +/- और ये प्लस का प्लस, यहाँ पर +/- ही होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं -6 लिख दूँ तो ये -6 ही है, यहाँ पर जाके वो +6 हो जाएगा, और यहाँ पर ये +1 है तो यहाँ पर जाके वो -1 होगा, और +5 का 5 आ जाएगा ये। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। ठीक है, अगर हम दूसरे एग्जांपल एक और एग्जांपल देखें तो उसमें भी यही है कि हमने जो H2SO4 है ऑक्सीडेशन नंबर हमने सल्फ़र का फाइंड आउट करना है, हाइड्रोजन का +1 है और ऑक्सीजन का -2 है। तो इस तरह अगर पुट कर ले वैल्यू हम, तो ये हमारे पास जो है +6 की वैल्यू निकलती है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र हमने फाइंड आउट करना है +4, ये वाला सल्फ़र का +4 है। ठीक है, ऑक्सीजन का -2 जो ऑक्सीजन पर चार्ज है -2 वो आ गया। ठीक है, और हाइड्रोजन में 2 है, हाइड्रोजन का आइटम है 2 तो +1 उसका चार्ज है। इस तरह ये 2 ही आ जाएगा, प्लस फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र, फिर प्लस माइनस 4 2 8। यहाँ पर हमारे पास 8 माइनस, यहाँ पर माइनस का था, यहाँ पर प्लस का आ गया, तो यहाँ पर ये प्लस का था, यहाँ पर माइनस का आ गया, माइनस का 2 या +6, तो इसका मतलब कि इसमें जो सल्फ़र है उसका +6 है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ये आ जाते हैं बच्चों के फाइंड आउट करें तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं ये भी। ठीक है, कि आपने फाइंड आउट करने हैं ऑक्सीडेशन नंबर इस चीज़ का, उसने जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर दिए भी होंगे। आगे हमारे पास जो है वो
रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो स्पीशीज होती हैं जो ऑक्सीडाइज कर दे दूसरे स्पीशीज, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद रिड्यूस हो जाए। यानी कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का मतलब है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन को वो, और जो दूसरा सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करे, और ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस हो रहे हैं उस ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस को जिसको ऑक्सीडाइज किया उसमें से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लें, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। द सब्सटेंस विच इज़ रिड्यूस्ड इटसेल्फ, जो खुद रिड्यूस हो जाए बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, नॉन मेटल्स गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि बिकॉज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेती हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएं और दूसरे को क्या कर दें? रिड्यूस कर दें। ठीक है, यानी खुद ऑक्सीडाइज होके कि दूसरे को रिड्यूस करेंगे, दूसरा जो है वो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये उस इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन कर लेंगे। ठीक है, यानी कि जो दूसरा सब्सटेंस है वो क्या करेगा? रिड्यूस, यानी कि वो इस जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा इसमें से, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज, यानी कि इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करेगा ना, ये ऑक्सीडाइज जब हुआ है तो दूसरा जो सब्सटेंस है वो रिड्यूस हुआ है, तो वो रिड्यूस का मतलब यही है ना कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो इस तरह रिड्यूसिंग सब्सटेंस इज अ स्पीशीज दैट रिड्यूसिंग अ सब्सटेंस बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके, तो इस तरह ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। द सब्सटेंस which is oxidized by losing electron is also called reducing agent। सारे ही मेटल जो हैं वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती हैं? लॉस कर देती हैं, इलेक्ट्रॉन की रिमूवल हो जाती है। तो इस तरह। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आ जाता है हमारे पास टॉपिक। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? नेक्स्ट पीछे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसमें आपने एग्जांपल मस्ट लिखनी है, आपने इसका जो है वो आंसर भी देना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, फिर इसकी एग्जाम्पल लिखनी है, फिर रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, फिर इसकी एग्जाम्पल लिखनी है, फिर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अब हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इज अ सिस्टम इन विच 2 इलेक्ट्रोड्स, इसमें 2 इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड और एनोड डिप्ट होते हैं इन द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में, और उन सोल्यूशन को हमने एक बैटरी के साथ, यानी कि उस इलेक्ट्रोलाइट को यानी कि सोल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का और वो कनेक्ट होता है बैटरी के साथ। ठीक है, अब वो 2 तरह के होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है और एक होता है गैल्वेनिक सेल। पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझने से पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं। तो सब्सटेंस विच, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा हम उसको कहेंगे क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। इन द एक्वस सोल्यूशन, उसके एक्वस सोल्यूशन में जिस सब्सटेंस ने जो सब्सटेंस होगा जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके ही एक्वस सोल्यूशन में अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट। द सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, और मोल्टन स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इसमें एग्जांपल आती है सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, एसिड और बेसिस। अगर आप कहें कि NaCl है जो कि सॉलिड फॉर्म में है तो वो कभी भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा क्योंकि उसके जो एटम्स हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा बाउंड है, कहीं फ्री स्पेस नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं होगा, मूव ही नहीं करेगा, मूव कैसे करेगा? यहाँ पर तो कोई स्पेस ही प्रेजेंट नहीं है। तो सॉलिड में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी, सोडियम अगर NaCl है वो जो कि सॉलिड फॉर्म में है तो वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस NaCl का सोल्यूशन बना लें, एक्वस सोल्यूशन बना लें, तो वो आयंस में चेंज हो जाएंगे। जब आयंस में चेंज होंगे तो वो इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी। ठीक है, द इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू सॉलिड NaCl बट इन एक्वस सोल्यूशन एंड इन मोल्टन स्टेट। ठीक है, मोल्टन स्टेट यानी कि जिसमें सॉल्यूट बहुत ज़्यादा अमाउंट पे हो इन द एज़ कम्पेयर टू द सॉल्वेंट, वो मोल्टन स्टेट होता है। ठीक है, इट डज कंडक्ट, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अब एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कि आयनाइज हो जाएँ ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इन देयर एक्वस सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन में कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएँ, या हम ये कह सकते हैं कि इनकी आयनाइजेशन ज़्यादा हो जाए, जिन इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन ज़्यादा हो जाए, जो ज़्यादा आयनाइज हों, जो ज़्यादा आयंस में चेंज हों। ठीक है, उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। उसने एग्जांपल दी हुई है हमारे पास NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की है, सल्फ्यूरिक एसिड की है, NaCl की है। ये सारे जो हैं वो
मॉलिक्यूल हैं जो कि एक्वा सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा आयनाइज हो जाते हैं, ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करते हैं। जितनी ज़्यादा आयनाइज प्रोड्यूस करेंगे उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ज़्यादा होगी, इस तरह हम उसको कहेंगे ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो उसमें जो आयनाइजेशन होती है वो कम होती है, ठीक है, कंप्लीट नहीं होती लेकिन लेकिन स्मॉल एक्सटेंट में है। तो जब इसको हम डिसॉल्व करते हैं, आयनाइजेशन कब होगी? जब हम इसको एक्वा सोल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे। आप सॉलिड में कैसे आयनाइजेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप उसके एक्वा सोल्यूशन में ही उसको आयनाइज कर सकते हैं, उसके आयंस में चेंज कर सकते हैं। तो अगर जब हम उस सब्सटेंस को, इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जब वो उसकी स्मॉल एक्सटेंट में आयनाइज हो तो हम उसको कहते हैं कि ये जो है वो मोर आयंस प्रोड्यूस नहीं करते। जब ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है, जब आयनाइजेशन ज़्यादा नहीं होगी तो इट्स मीन ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस नहीं हुए। जब ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस नहीं हुए तो इट्स मीन उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन थी वो ज़्यादा नहीं हुई, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें हमारे पास जो है एसिटिक एसिड है, CH3COH है। वाटर में जब इसको डिसॉल्व करते हैं तो CH3CO नेगेटिव और H3O पॉजिटिव बनता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती, ठीक है। हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट आ गया रहता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट विच डू नॉट आयनाइज इन द एक्वा सोल्यूशन, जो अपने एक्वा सोल्यूशन में आयनाइज ना हो, जो है वो करंट को पास ना करे, ठीक है, अपने ही सोल्यूशन में। क्योंकि अब इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में तो आयनाइजेशन होनी ही नहीं है, ठीक है, उसके आयंस में जो है वो उसके एक्वा सोल्यूशन में आयंस बनने ही नहीं है, तो इट्स मीन वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। शुगर सोल्यूशन और बेंजीन ये सारे क्या हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप जो है वो इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन बताएं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आपने ये लिखना है, साथ में इसकी एग्जाम्पल एक मस्ट जो है वो लिखनी है, ये एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है, कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और उसकी टाइप्स बताएं आप। फिर हमारे पास आ गया रहता है टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो रस्टिंग ऑफ आयरन है। रस्टिंग ऑफ आयरन किसे कहते हैं हम, ठीक है। कोरोजन क्या है? कोरोजन इज़ अ स्लो और कंटिन्यूस ईटिंग अवे ऑफ मेटल बाय द सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम से जो कोरोजन होती है, सराउंडिंग मीडियम से जो मेटल है, कोई भी मेटल है, उसको उसकी जो ईटिंग होती है यानी उसका ख़राब होना, वो कोरोजन है। और कोरोजन का प्रोसेस इतना स्लो और कंटिन्यूस होता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता उस मेटल को ख़राब करता जाता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। कोरोजन है, उसके हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? अब हमारे पास जो है वो कॉमन एग्जाम्पल जो कोरोजन की है वो रस्टिंग ऑफ आयरन है। कोरोजन इज़ अ जनरल बट कोरोजन ऑफ आयरन इज़ अ, जो आयरन की कोरोजन है उसको हम कहते हैं रस्टिंग। रस्टिंग होता है जंग लगना, और इसके लिए जो इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है वो मॉइस्ट एयर होती है, ठीक है। आपकी जो एयर है उसमें वाटर वेपर्स हों। अगर आपकी एयर में वाटर वेपर्स नहीं है तो आपको जो है वो आपकी मेटल ख़राब नहीं होगी, इसकी रस्टिंग नहीं होगी। तो इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है वो रस्टिंग के लिए यही है कि जो आपकी वाटर वेपर्स है ना, एयर में वो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपका जो है वो डिस्क्राइब करूँ, मैं आपको डिटेल में नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा आपको बताती जाती हूँ। यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे आयरन है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ के यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गई। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो एयर से आई है, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो जब गेन हुए तो यहाँ पर रिडक्शन होगी। ओवरऑल रिएक्शन जो है वो ये हमारे पास ये है, आयरन है, ऑक्सीजन है, जो है हाइड्रोजन है, और यहाँ पर आयरन है, यहाँ पर वाटर बन गया। इस वाटर ने जो है वो उस आयरन के साथ क्या करना शुरू कर दिया? रिएक्ट करना शुरू कर दिया, उस मेटल को क्या करना शुरू कर दिया? ख़राब करना शुरू कर दिया है। The Fe positive formed spread throughout and surrounding water, throughout the surrounding water, surrounding water में स्प्रेडिंग होना शुरू हो गई है, और जब ये स्प्रेडिंग होना शुरू हो गई है तो उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना शुरू कर दिया। हमें पता है कि हमारी ऑक्सीडेशन, जो हमारी इन्वायरमेंट है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। जब ऑक्सीजन के साथ वाटर एंड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द, अब उसका सॉल्ट बनना शुरू हो गया है, Fe2O3 और H2O, जो कि रस्ट है, ये रस्ट है, इसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये इसने पूरा एक जो है वो लिखा भी हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ से समझाना चाहूँ तो ये हमारे पास एक होता है अनोडिक रीजन, यहाँ पर होती है ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक होता है रिडक्शन, जहाँ पर होती है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले रहता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, यहाँ पर वाटर बन गया ये, ठीक है। ये अनोडिक रीजन था, ये कैथोडिक रीजन था। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो फ्रॉम द एयर से आ रही है, यहाँ पे वाटर है, ये ऑक्सीजन जो है फ्रॉम द एयर, ये रस्ट है, ये कोई मेटल है उसकी रस्टिंग हो रही है, ठीक है, और ये रस्ट वाला प्रोसेस हो रहा है। ये ऑक्सीजन जो वाटर की लेयर है, ठीक है ना, जो वाटर की लेयर जब इस मेटल के साथ कांटेक्ट करती है, ठीक है, तो ये जो है वो बनाता है हमारे, ये मेटल की लेयर कांटेक्ट करती है, ये मेटल है आयरन,
ये जो है वो वाटर उसके साथ है, फिर ऑक्सीजन भी ऐड हो गई है। जब ये दोनों चीज़ें ऐड हुई हैं, जब रिएक्ट करती हैं तो ये हमारे पास बनता है, ठीक है, जो कि रस्ट है और रस्टिंग का जो है वो बाइस बनता है। ये एक पूरा प्रोसेस था रस्टिंग ऑफ आयरन। बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने ये सारा लिखना है और ये डायग्राम भी उसको में बनानी है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिवेंशन भी आ जाता है कि कोरोजन को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो रिमूवल ऑफ स्टेन्स, आप जो है वो स्टेन्स को रिमूव कर सकते हैं। रीजन ऑफ स्टेन्स इन एन आयरन रोड, वो एक जो है वो कोरोजन की साइड पर एक्ट करता है। अगर स्टेन्स हैं, ठीक है, तो वो जो है वो कोरोजन वहाँ पर होगी। अगर सरफेस जो है वो प्रॉपरली क्लीन्ड नहीं है, ठीक है, तो आपको पहले क्या करना चाहिए, अगर सरफेस जो है वो प्रॉपरली, आयरन की सरफेस को प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए, फिर स्टेन्स को रिमूव करना चाहिए। इस तरह जो है वो रस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि स्टेन्स ही रस्टिंग का बायस बनते हैं। पेंट्स और ग्रीजिंग, आप जो है वो ग्रीसिंग और पेंट से भी जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, जिस आयरन को जो है वो जंग लग गया है, ठीक है, जिस मेटल को, जिस आयरन को जंग लग गया है, उसको आप जो है वो पेंट कर लें, ग्रीस कर लें, तो तभी वो जो है वो रिमूव हो जाएगी, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन से बचा जा सकता है। अलॉइंग के एक मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं, एक या एक से ज़्यादा मेटल का दूसरी नॉन मेटल के साथ, तो आप उसमें भी यही है कि आप जो है वो अलॉय से भी रस्टिंग ऑफ आयरन को बचा सकते हैं। अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वन मेटल विद वन और मोर अदर मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स। अलॉइंग ऑफ आयरन विद अदर मेटल्स हैज़ प्रूव टू बी वेरी सक्सेसफुल जो है वो टेक्निक है अगेंस्ट रस्टिंग के अगेंस्ट। स्टेनलेस स्टील जो है एक बहुत बड़ी एग्जांपल है अलॉइंग की, तो वहाँ पर उसको जंग नहीं लगता। आपने देखा होगा कि रस्टिंग ऑफ, अगर स्टेनलेस स्टील हम देखें तो उसको जंग नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि उसमें वो कहते हैं, अगर उसके बाद है कि क्योंकि ये कम्बिनेशन है क्रोमियम का, आयरन और निकल का, मेटालिक कोटिंग है कि आप बेस्ट मेथड है कि आपने प्रोटेक्ट करना है किसी भी मेटल को कोरोजन होने से बचाने के लिए, तो आप क्या करते हैं, उसकी ऊपर कोटिंग कर देते हैं, किसी और मेटल की जो है वो डिपोजिशन कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मेटल, जिसकी जैसे कि आयरन है, उसके ऊपर किसी भी चीज़ की, यानी कि सिल्वर की अगर कोटिंग कर दी है, तो सिल्वर जो है वो उसको प्रोटेक्ट करेगा रस्टिंग ऑफ आयरन से, ठीक है, मतलब रस्ट होने से बचाएगा उसको। तो इस तरह ये एक पूरा जो है वो प्रोसेस है। मेटेलिक कोटिंग है, अलॉइंग है, जो है पेंट्स और ग्रीसिंग है, रिमूवल ऑफ स्टेन्स है, ये सारे क्या हैं, ये बताते हैं कि ये हम इस तरह इसको प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन को। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल मेथड, गैल्वेनाइजिंग और टिन कोटिंग। फिजिकल मेथड है, एक है जिंक कोटिंग और गैल्वेनाइजिंग है, एक टिन कोटिंग है। जिंक कोटिंग में क्या होता है कि प्रोसेस है जिसमें कोटिंग हो जाती है थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन। आयरन वो है जिसको जो रस्ट हुआ है उसके ऊपर जिंक की जो है वो थिन लेयर चढ़ा दी जाती है, उसको कोट कर दिया जाता है, उसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजिंग है। और इसमें क्या होता है, कहते हैं कि प्रोसेस है जिसमें जो है वो डिपिंग अ क्लीन आयरन शीट इन जिंक जो है वो क्लोराइड बाथ, जिंक क्लोराइड बाथ। मेरी एक बात हमेशा बच्चों आपने याद रखनी है, जिसकी हमने जो, यानी कि अगर आयरन है ना उसके ऊपर हमने इस जिंक की कोटिंग करनी है, तो जो जिंक है ना जिसको हमने डिपॉजिट करना है उस आयरन पर, जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, यानी कि जिसको जो है वो हमने कोटिंग करनी है, जिसकी उसके ऊपर जिस मेटल की कोटिंग करनी है उस मेटल का सॉल्ट ही हम लेंगे एज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। तो उसका जैसे कि जिंक क्लोराइड बाथ है, उसका हम एक जब ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर है, उसके अंदर जो है वो डिप करते हैं क्लीन आयरन शीट को, ठीक है। जब आयरन शीट को जिंक जो है क्लोराइड बाथ में डिप करते हैं, तो फिर उसको हम जो है वो हीट करते हैं। उसके बाद उसको, उस शीट को, उस आयरन शीट्स को उस जो है वो जिंक क्लोराइड बाथ में से क्या कर देते हैं, रिमूव कर लेते हैं। जब वो रिमूव कर लेते हैं तो फिर उसको जो है वो कूल्ड करते हैं। तो इस तरह ये जो है वो गैल्वेनाइजिंग हो जाती है, कोटिंग हो जाती है, आयरन पर जिंक की कोटिंग हो जाती है, ठीक है ना। अब ये है कि यहाँ पर जो है इसका एडवांटेज भी ये है कि गैल्वेनाइजिंग जो है वो जिंक प्रोटेक्ट करता है आयरन को कोरोजन होने से बचाने के लिए। लेकिन अगर जो है वो जिंक है, ये अगर आयरन है, ठीक है, और उसके ऊपर इस जिंक की कोटिंग की हुई है, ये आयरन है, ठीक है, और उसके ऊपर इस जिंक की जो है वो कोटिंग की हुई है, अगर ये जिंक जो है वो उतरना शुरू हो गया, ब्रेकिंग होना शुरू हो गई है और नीचे फिर आयरन बच गया, तो फिर ये प्रोटेक्ट नहीं होगा, फिर तो दोबारा ये रिएक्ट कर लेगा वाटर के साथ। तो इस तरह ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है, लेकिन एडवांटेज भी है कि जिंक इसको प्रोटेक्ट करती है आयरन को। फिर हमारे पास आता है टिन कोटिंग। टिन कोटिंग क्या होती है, इसमें हम जो है वो डिप करते हैं क्लीन शीट ऑफ आयरन को इन अ मोल्टन टिन में,
ठीक है ना। टिन की हमने कोटिंग करनी है ना उस आयरन पे, जैसे हमने जिंक की कोटिंग की थी आयरन पे, अब टिन की कोटिंग करनी है तो उस टिन का ही हमने सॉल्ट ले लेना है इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर। तो इन अ बाथ ऑफ मोल्टन टिन एंड देन पासिंग इट थ्रू द हॉट रोलर्स होते हैं, उसके ऊपर उसको पास आउट कराना है। फिर तो इस तरह की शीट जो है वो बेवरेजेस में, फिर उसके बाद फूड कैंस में भी यूज़ होती हैं। तो टिन जो है वो प्रोटेक्ट करता है आयरन को एक प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि एक दफ़ा अगर ब्रोक हो गई है तो आयरन जो है एक्सपोज होना शुरू हो गया है वाटर के साथ और जो है वो एयर के साथ, तो फिर गलवानिक सेल है वो इस्टेब्लिश होगा। अगर आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होना शुरू हो जाएगा, रैपिडली रस्टिंग उसकी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि टिन की जो कोटिंग वो ऊपर से उतर गई इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों के, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमें किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यही था ना, हमने पढ़ा कि हमारे पास जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है। अगर मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाऊँ तो ये हमारे पास एक पूरा जो है वो है, यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है बच्चों। एक मैं कह लूँ एनोड और एक को कह लो मैं कैथोड, ठीक है। और इसको हमने एक जो है वो बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात की, यहाँ पर हमने एक सोल्यूशन जो है वो डाला हुआ है। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की 2 टाइप्स हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल जो है वो केमिकल, अगर मैं कह लूँ तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है। इसकी 2 टाइप्स है जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और गैल्वेनिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में यानी क्या उसको हम क्या कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं। इलेक्ट्रो मीन होता है इलेक्ट्रिसिटी और प्लेटिंग मीन के लेयर, जो मेटल है उसके ऊपर दूसरी मेटल की डिपॉजिटिंग हो जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द डिपॉजिटिंग ऑफ वन मेटल ओवर द अदर बाय द मीन्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल को हम जो है वो लेयर चढ़ा देते हैं, उसकी डिपोजिशन हो जाती है बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तब ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो है प्रोसेस होगा, और ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। हमें इसके लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हमें जो है वो उसको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह है। वो कहते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, इसका पर्पज़ क्या है कि प्रोटेक्ट करता है, कोरोजन होने से बचाता है आयरन को, और उसकी अपीयरेंस यानी कि उसकी खूबसूरती को बरकरार रखता है। अगर हमारे डोर्स हैं, हमारे घरों के डोर्स हैं, विंडोज़ हैं जो कि आयरन की हैं यानी कि कोई मेटल की हैं, अगर आप उसको पेंट नहीं करते तो उसका कॉन्टैक्ट होता है एयर में वाटर वेपर्स के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो वो रस्टिंग होना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर पेंट करते हैं तो जो पेंट जिस चीज़ का पेंट किया है, जिस मेटल का पेंट आपने उस मेटल के ऊपर किया है, तो वो क्या हो जाएगा, उसको प्रोटेक्ट करना शुरू हो जाएगा। तब उसका जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा वाटर वेपर्स के साथ, और इस तरह जो है वो प्रिवेंट रहेगी, कोरोजन होने से बचता रहेगा, रस्टिंग नहीं होगी। तो इसका प्रिंसिपल ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो है वो एनोड एक होता है, ठीक है, वो मेटल का बना होता है, ठीक है। एनोड एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। कैथोड उस ऑब्जेक्ट कहते हैं जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, और एनोड उसका होता है जिसको हमने डिपॉजिट करना है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होनी है। ये बात आपने सही समझ लेनी है कि एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड वो होता है जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, और एनोड वो है जिसको हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ऊपर यानी कि जिस मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसके ऊपर मेटल की तय यानी कि डिपॉजिट कराना है, उसके एक लेयर चढ़ानी है, वो मेटल एनोड की होती, उसको हम कहते हैं ये एनोड है, ठीक है। तो हमारे पास प्रोसीजर में इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ये प्रोसीजर है कि आपने जो है वो पहले जिससे भी ऑब्जेक्ट को आपने जो है वो क्लीन इलेक्ट्रोप्लेट करना है, उसको आपने पहले सैंड के साथ क्लीन करना है, फिर उसको आपने कास्टिक सोडा के साथ पहले क्या करना है कि यानी आयरन है ना, आयरन को आपने सैंड के साथ क्लीन कर लेना है, ठीक है, साफ़ कर लेना है। फिर आपने उसको वॉश करना है कास्टिक सोडा नहीं NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। फिर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के साथ आपने उसको वॉश करना है। फिर आपने उसको जो है वो वॉश करना है वाटर के साथ, ठीक है ना। और फिर आपने जो है वो आगे वाला प्रोसेस करना है कि एनोड जो है वो फिर मेटल का हो जाता है, और जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है वो कैथोड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये है हमारे पास, ये सारा बच्चों वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें, मैं आपको जो यहाँ पे लिखा है ना वो यही सिल्वर में भी यही है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो, अगर मैं यहाँ पर आपको ना बताऊँ तो हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है,
ठीक है। ये एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल टैंक है, ठीक है, जो कि सीमेंट का, वुड का और ग्लास का बना हो सकता है, ठीक है ना बच्चों। ये सीमेंट का भी बना सकता है, वुड का भी और ग्लास का भी। तो हमारे पास सिल्वर रोड है जो कि एनोड है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और एक जो है वो हमारे पास कैथोड है जिस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये हमारे पास उसने स्पून ली हुई है, स्पून ऑफ टू बी प्लेटेड, ठीक है बच्चों। आपको आई होप समझ आ जाएगी। अगर नहीं आ रही तो मैं यहाँ पर बना देती हूँ आपको। ये देखें, ये हमारे पास जो है वो एक कैथोड है, ये हमारे पास जो है वो एक एनोड है, ठीक है, और ये हमारे पास एक कैथोड है। समझ आ गई है। अब जो है ये इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है जो कि AgNO3 है। हमने किसकी करनी है, ये जो है वो किसका बना है, सिल्वर का, Ag का, ठीक है, सिल्वर रोड का। ये मैं इधर बताऊँ, ये सिल्वर रोड का है, ये सिल्वर रोड है, ये एनोड के तौर पर है, और ये क्या है, आयरन है, जिसकी हमने क्या करनी है, इसके स्पून है, ये आयरन का बना है या, ठीक है। तो इसकी हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। तो ये कैथोड बन गया। समझ आ गई बच्चों। जब ये जो है इसकी प्लेटिंग हो गई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, तो एक कैथोड है और ये हमारे पास क्या है, एनोड है। और इसको हमने एक जो है वो, मैं यहाँ पर कहूँ तो मैंने इसको एक बैटरी के साथ क्या कर दिया है, जोड़ दिया। ये मैं कहूँ कि ये एक बैटरी है, ठीक है, हमने इसको बैटरी के साथ जोड़ दिया है, ठीक है। अब जैसे ही जो है वो, और एक बात मैंने पीछे भी आपको बताया कि जिस चीज़ की हमने, जिस मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, इस मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, इस मेटल को हमने इसके ऊपर डिपॉजिट कराना है। जब हमने इसके ऊपर डिपॉजिट कराना है तो उस मेटल को जिसको हमने डिपॉजिट कराना है उसका ही हमने सॉल्ट लेना है एज ए इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर। तो हमारे पास अगर हमने सिल्वर की कोटिंग करानी है इस आयरन पर, इस स्पून पर, तो हमने उसका ही सोल्यूशन लेना है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर AgNO3 आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो AgNO3 आ जाता है। तो जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी बैटरी को ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो गई है, तो ये पहले डिसॉल्व होना शुरू हो गया, इस इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व होता है। जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व होता है तो Ag जो है वो क्या बनना शुरू हो जाते हैं, पॉजिटिव। जब Ag पॉजिटिव बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से रिमूव होना शुरू हो गई, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो माइग्रेट कर देते हैं टुवर्ड्स द कैथोड की तरफ माइग्रेट करना है। जब ये कैथोड की तरफ माइग्रेट करना शुरू हो जाते हैं तो यहाँ पर ये जमा होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर इसकी जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होना शुरू हो जाती है, और ये Ag जो है वो एटम में चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिसिटी दी, यहाँ पर जो है वो ये डिज़ोल्व हुए इस सोल्यूशन में और Ag पॉजिटिव बने। Ag पॉजिटिव बने, जब Ag पॉजिटिव बने तो इसकी क्या होना शुरू हो गई, यहाँ पर इसकी माइग्रेशन होना शुरू हो गई। ये Ag पॉजिटिव यानी कि ये जो आयंस थे ये इसके थोड़ यानी कि स्पून के ऊपर जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो गए, ये और किस में जो है वो कन्वर्ट हो गए, Ag एटम में, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तभी ये प्रोसेस होगा, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे तो ये प्रोसेस नहीं होगा। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर भी देखूँ तो Ag पॉजिटिव है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये रिमूव होते जा रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो है Ag पॉजिटिव आयन इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करके Ag नेगेटिव जो है वो Ag एटम में चेंज हो रहा है, यानी कि सिल्वर एटम में। तो अगर यहाँ से मैं दोबारा आपको समझाना चाहूँ तो ये हमारे पास एक एक्वस सोल्यूशन है AgNO3 का, ये एनोड है, ये कैथोड है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ से पास आउट होती है तो यहाँ पर जो सिल्वर हैं वो इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं और डिज़ोल्व होकर Ag पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं। जैसे ही Ag पॉजिटिव यानी आयंस में चेंज होते हैं तो आयंस जो है यहाँ पर कैथोड पर माइग्रेट होना शुरू हो जाती है, यानी कि यहाँ पर उसकी रिडक्शन होना शुरू हो जाती है। रिडक्शन होती है, उसको क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू होती है स्पून के ऊपर, यानी कि स्पून के ऊपर सिल्वर की कोटिंग होना शुरू हो जाती है और वो सिल्वर में एटम में चेंज होते हैं। तो इस तरह ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है बच्चों सिल्वर की। अगर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, कॉमन एग्जांपल है सिल्वर प्लेटिंग जो है वो टेबल वेयर्स में, जो है कटलरी में, ज्वेलरी में, स्टेनलेस स्टील में, सब में जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। ये क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमने जो है वो अपनी मेटल को कोरोजन होने से बचाना है, कि उसको रस्टिंग नहीं होने देनी, उसकी जो है वो जंग लगने से उसको बचाना है, इसलिए हम कहते हैं उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो हम करते हैं। अगर हम क्रोमियम का भी देखें तो सेम ऐसे ही प्रोसीजर है क्रोमियम का भी। यहाँ पर उसने क्रोमियम जो है वो सल्फेट का सॉल्ट लिया है, ठीक है, क्रोमियम के आयंस यहाँ पर ये क्रोमियम बन गया है और यहाँ पर सल्फेट आयंस बन गए हैं। एनोड पर क्या होता है कि एनोड पर जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है और कैथोड उन्हीं इलेक्ट्रॉन को जो है वो ऐड करके क्रोमियम के ऊपर जो उसकी प्लेटिंग होना शुरू होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होना शुरू
होती है क्रोमियम की। क्रोमियम जिस आयरन यानी कि अगर आयरन है ना उसको हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना है, उसके ऊपर जो है वो क्रोमियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ये अगर ये है तो यहाँ पर जो है वो क्रोमियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह जैसे ये प्रोसीजर है स्टूडेंट्स, वैसे ही सेम यही प्रोसीजर है। तो इस तरह क्रोमियम इनकी भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर वो कहता है कि आपने जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग बताएं तो आप इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन लिखें बच्चों, प्रोसीजर लिखें, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। फिर आप लिखें कि जो उसने पूछा कि सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, ये आपने मस्ट बनानी है, ये वाली फिगर आपने मस्ट बनानी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अगर क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग आती है तब भी आप ये काम कर सकती हैं। और जिसको मैं दोबारा आपको कह रही हूँ, जिस मेटल को आपने उसके ऊपर डिपॉजिट कराना है, जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है, उसका ही आपने इलेक्ट्रोलाइट लेना है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन हम जो है वो कभी भी ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, क्योंकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद नहीं होता, बल्कि हमें इसके लिए एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत होती है जो कि इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो आयंस बनेंगे तो फिर इस तरह जो आगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गई होगी। फिर आपके हमारे पास जो है वो MCQs है, आपने इसको जो है वो पढ़ के इसको सॉल्व करना है। MCQs को, क्वेश्चंस को आपने अपने जो है वो इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने देखना है। ठीक है, जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको देखना है। लेकिन अगर आप अपना पूरा चैप्टर कर लेंगे तो आपको इस तरह ये ज़रूरत ही नहीं होगी इतनी। ठीक है, लेकिन आपने फिर भी इसको देखना है, इसको समझना है, आपने पूरा चैप्टर पढ़ना है और ख़ुद से ये जो है वो MCQs को सॉल्व करना है। ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।